अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स देखेंगे और इसके लिए हमने सबसे पहले ये काम करना है कि हमने मार्जिन लाइनिंग करनी है। अज़ीज़ तलबा, हमने पेज के ऊपर मार्जिन लाइन कहाँ से कहाँ तक लगानी है। ये मेरे पास एक पेज है, इसका ये कोना है, ये दूसरा कोना है। मार्जिन लाइन लगाते वक्त हमने 1 इंच का फासला रखना है इस कोने से आगे, यानी आगे आप जब मार्जिन लाइन लगाएंगे तो 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए इस कॉर्नर से। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। आप स्केल लेंगे 1 फुट का और उस स्केल को यहाँ पर 1 इंच के फासले पर रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। कुछ बच्चे पूरा स्केल रख देते हैं और फिर मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे उनकी प्रेजेंटेशन ख़राब होती है और लिखने का जो एरिया है वो कम हो जाता है। तो इस लिहाज से आपको मार्जिन लाइनिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपने इस कॉर्नर से आगे 1 इंच का फासला रखना है और ये मार्जिन लाइन दोनों तरफ आपने ड्रॉ करनी है। आप एक स्केल लेंगे, उससे आप मार्जिन लाइन लगाएंगे और फिर मार्जिन लाइन लगाते वक्त आपने मार्कर यूज़ करना है 605 और 605 मार्कर दरमियान से कट कर लेंगे तो डबल ड्रॉ हो जाएंगी और आपका वक्त बच जाएगा। आपने जब मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तीसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो है, दूसरा पॉइंट हमारे पास वो आ रहा है राइटिंग एरिया। हमारा राइटिंग एरिया कौन सा होता है, हमने कहाँ लिखना है, वो अजीज़ तलबा ये है, यानी मार्जिन लाइन की इनसाइड है। फिर जब आप तीसरा पॉइंट की तरफ आएँ तो वो है मार्जिन लाइन से बाहर आपने कुछ नहीं लिखना। मार्जिन लाइन के बाहर आपने कोई भी चीज़ नहीं लिखनी, सीन जीम या बुलेट्स या नंबरिंग, कोई भी चीज़ नीचे तक या ऑल ओवर पूरे पेपर में कहीं भी मार्जिन लाइन से बाहर तलबा को हम लिखने के लिए मशवरा नहीं देते। कुछ बच्चे लिखते हैं जो कि अंदाज़ गलत है। फिर हम बताएंगे कि वो सीन जीम यानी सवाल नंबर वो क्या होता है और कैसे लिखना है, वो भी आपको बताएंगे। फिर अहम बात यहाँ पे एक और आ रही है, चौथी, वो ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर देना है और वो सेंटर में देना है और मेन हेडिंग भी देनी है और वो भी सेंटर में देनी है, यानी सेंटर ऑफ द पेज आपने ये सब चीज़ें लिखनी है। जैसे यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने ये ज़हन में रखना है जब आप सेंटर में हेडिंग्स देंगे तो कोई बुलेट या इधर किसी किस्म के कॉलम्स ड्राइंग वो नहीं चाहिए हमें। पेपर प्रेजेंटेशन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि हमने पेपर का सेंटर कैसे बनाना है। हेडिंग्स तो हमने लिखनी है सेंटर में, तो कैसे लिखनी है ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पेज है, इसके मैंने दोनों कॉर्नर ऐसे पकड़ के बराबर करके मैंने फोल्ड कर दिए। ये क्या है, ये हमारे पास अब पेपर का सेंटर बन गया है। 2 अल्फाज की हेडिंग है तो एक लफ्ज़ इधर एक इस तरफ, 3 है तो एक दाएं एक सेंटर में और एक बाएं, तो ये इस तरह आपने 3 अल्फाज की हेडिंग लिखनी है। 4 हैं तो 2 इधर 2 इधर, तो इस तरह करके आप सेंटर में हेडिंग्स आसानी से दे सकते हैं। तो सेंटर में हेडिंग देने का ये आसान तरीन तरीका है। 2-3 पेपर्स में आप ऐसे फोल्डिंग करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद फिर ये गलती आप बार बार दोहराएंगे नहीं। और जहन में रखिए, सेंटर में मेन हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स हमेशा अगर उर्दू है तो दाएं जानिब, अगर इंग्लिश है तो बाएं जानिब होती हैं। राइट साइड पर उर्दू और लेफ़्ट साइड पर इंग्लिश हेडिंग्स होती हैं और उनके साथ फिर कॉलम्स होते हैं, वो मैं आगे आपको शेयर कर देता हूँ। उसके बाद अजीज तलबा, अंडरलाइन एवरी मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग। जितनी मेन हेडिंग्स होती हैं और सब हेडिंग्स होती हैं उन्हें आपने अंडरलाइन करना है और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास वो आपने देने हैं डेफिनेशन, कोटेशन और ट्रांसलेशन। जब आप डेफिनेशन, कोटेशन और ट्रांसलेशन लिखें, जैसे यहाँ पे ये आप देखिएगा, यहाँ पे डेफिनेशन इस्तिलाही मफहूम या इस्तिलाही तारीफ़ है तो ये इन्वर्टेड कॉमास में है। इन्वर्टेड कॉमास मार्कर के साथ आपने देने हैं, अंदर जो आपने मवाद लिखना है वो पेन के साथ लिखना है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, लीव लास्ट लाइन ऑफ एवरी पेज अनयूज्ड। चूँकि नीचे आखिरी जो लाइंस होती हैं वो आप मेरे पास ये पेज देख रहे हैं, इसको अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर ये लास्ट लाइन अगर हमारे पास आ रही है तो इसमें लिखने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी लिखने की गुंजाइश नहीं है। तो जब आप लिखते हैं या तो आपको छोटा करके लिखना पड़ता है या उसके बाद हम आगे देखते हैं बेसिक टिप्स से आगे, यानी हमने पहला पेज कैसे तैयार करना है। पहला पेज तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले हिस्सा इंशाइया सब्जेक्टिव टाइप, हिस्सा अव्वल पार्ट 1 मुख्तसर जवाबात शॉर्ट आंसर्स, सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे हमने लिखना है और ये हमने 605 मार्कर के साथ लिखना है। बाज़ बच्चे हिस्सा इंशाइया के बजाय हिस्सा इंशाई भी लिख देते हैं, तो आप बेहतर है हिस्सा इंशाइया लिखिए या इंशाई तर्ज लिखिए।
और उसके बाद हिस्सा अव्वल और फिर ये सारा आपने लिखना है। ये जहन में रखिएगा, सवाल नंबर हमने कभी भी नहीं भूलना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेन क्वेश्चन नंबर दे देते हैं और उस क्वेश्चन का पार्ट नहीं देते, ये एक मिस्टेक होती है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर भी देना है और उसका पार्ट नंबर भी वही देना है जो आपके पेपर में लिखा हुआ है। इसमें एक और चीज़ यहाँ पे आ रही थी, मुख्तसर जवाबात। चूँकि आप फुल लेंथ पेपर कर रहे हैं अजीज़ तलबा, फुल लेंथ पेपर जब आप करते हैं तो उसके अंदर 2 सवालात होते हैं जिनके अंदर सवालात के मुख्तसर जवाबात देने होते हैं, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आपके पास होते हैं, तो दोनों के जवाबात में आपने मुख्तसर तहरीर करना होता है। इसलिए हम पहले ही बता देते हैं कि आप लिख दें मुख्तसर जवाबात, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी ज़हन में रखिए, ये नहीं कहा गया यहाँ पे कि मुख्तसर जवाबात तहरीर करें, हमने ऐसा नहीं लिखा, हमने सिर्फ लिखा है मुख्तसर जवाबात। तो इसका मतलब है आपने मुख्तसर जवाबात की हेडिंग देनी है और इनके साथ कोई फूल बूटे बनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलन ड्राइंग्स वगैरह की ज़रूरत नहीं, बस अंडरलाइन करना है, 605 से लिखना है और ये तकरीबन आधा पेज आपका यूज़ होगा। और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ फिर आपकी और मश्क जब बेहतर हो जाएगी तो गलतियाँ नहीं रहेंगी। जब आप सवाल नंबर लिख लें फिर उसका पार्ट नंबर लिखें, तो फिर पार्ट नंबर के बाद उसको आंसर को तहरीर करने से पहले उसकी हेडिंग लाजमी दी जाती है। ये हेडिंग हर सूरत दी जाएगी, हर लॉन्ग हर शॉर्ट की हेडिंग होती है। कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है जिसकी हेडिंग ना हो, कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जिसकी हेडिंग ना हो। तो आपने यहाँ पे इसकी हेडिंग देनी है और ये 604 से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने नंबर दिया तो यहाँ पर भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक अडॉप्ट करेंगे आप यहाँ पर दें या यहाँ पे। यहाँ पर लिखते वक्त आप मार्जिन लाइन से थोड़े गैप के साथ लिखेंगे और यहाँ आप सेंटर में लिख सकते हैं, दोनों में से एक अडॉप्ट करना है। ये मैंने दोनों इसलिए लिखे ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आप दोनों तरह लिख सकते हैं। और उसके बाद अजीज़ तलबा स्टेटमेंट देनी है, स्टेटमेंट के बाद लफ्जी माना, फिर उसको भी ये सब हेडिंग्स आप देखिएगा, सब हेडिंग्स मैंने लिखी अंडरलाइन की हैं, डबल नहीं की, डबल कर दें आप बेशक और कॉलन दे दें। यहाँ पर कॉलन्स आएगा, ये तफसीली आते हैं, तफसीली अल्फाज जो अलामतें हैं। उसके बाद इस्तिलाही मफहूम है, ये इन्वर्टेड कमाज में आपने लिखना है। मैंने एक चीज़ शेयर की, डेफिनेशन, कोटेशन और ट्रांसलेशन। डेफिनेशन, कोटेशन और ट्रांसलेशन, किसी का कॉल हो, किसी चीज़ की तारीफ़ हो, इस्तिलाही तारीफ़ हो, या इसके साथ आप लिखें कुरान मजीद की आयत या हदीस का तर्जुमा, तो वो हमेशा इन्वर्टेड कमाज में होता है, मार्जिन लाइन से थोड़े गैप के साथ होता है। ये भी जहन नशीन रखने वाली, बिल्कुल श्रिंक भी नहीं करेंगे, इतना भी नहीं करेंगे कि बिल्कुल ऐसा लंबा सा एंड तक पूरा पेज भर दें सिर्फ तर्जमे का, जो प्रेजेंटेशन ख़राब कर देगा। अब हम एक सवाल के बाद दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास अजीज़ तलबा। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं, यानी पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन आया कि फ़लाँ आयत का तर्जमा लिखें, तो हमने आयत का तर्जमा यहाँ पे हेडिंग दे दी। देखिए मैंने यहाँ पे आयत नहीं लिखी है, ये जहन में रखिए। आयत लिखकर बच्चे गलती करते हैं, वक्त ज़ाय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमने सवाल किया कि आयत का तर्जमा, तो आपने हेडिंग देनी आयत का तर्जमा। ये भी नहीं लिखना कि आयत का तर्जमा तहरीर करें, सेंटर में आपने बस इतना लिखना है आयत का तर्जमा, अंडरलाइन कर देना है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में जैसे पीछे आपको समझाया गया वैसे आपने इसको लिखना है। उसके बाद तीसरा सवाल है मोमिनों की सिफात, या इसी तरह के और सवाल जिनमें आपने पॉइंट्स में या नंबरिंग में आंसर देना होता है। तो मोमिनों की सिफात हैं, पहले स्टेटमेंट देंगे, फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट के बाद आप पहली यहाँ पे हेडिंग देंगे और इसी तरीके से आप पहला बुलेट देंगे, बुलेट के अंदर पॉइंट लिखेंगे, फिर अगला, फिर इसी तरह 5 सिफात है तो 5 पॉइंट्स लिखेंगे। ये अजीज़ तलबा हमारे पास जो सवाल नंबर 2 की बेसिक टिप्स आ गई। उसके बाद हम सवाल नंबर 3 की तरफ नहीं आएंगे क्योंकि सवाल नंबर 3 भी मुख्तसर जवाबात वाला है और उसके अंदर भी कॉमन चीज़ें हैं। अब हम आगे देते हैं सवाल नंबर 4 को और सवाल नंबर 5 और फिर 6 को, तो मेरे साथ चलिएगा जी। अजीज़ तलबा हम अपने प्रेजेंटेशन टिप्स के अगले पोर्शन में आ गए हैं। सवाल नंबर 4 हम अटेम्प्ट करेंगे। ये सवाल नंबर 4, इसके ऊपर लिखा हुआ है आयात के तराजिम। सवाल नंबर 4 हमारे पास आया या 5 आया जिसमें लिखा होता है कि मंदरजा झेल आयात में से 2 के तर्जमे तहरीर करें। तो आपने इस तरह ये हेडिंग्स देनी है। यहाँ पर आपने लिखना है सवाल नंबर 4 आयात के तराजम। अगर आपका शॉर्ट टेस्ट हो रहा, आपके इदारे में हो रहा हो, तो आयत का तर्जमा हेडिंग आएगी। और आपका चूँकि बोर्ड में एग्ज़ाम्स होने हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपने यहाँ पे लिखना है आयात के तराजम। हम यहाँ पे उसका नंबर देते हैं, हर जुज़ का, हर पार्ट का,
और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में तर्जमा तहरीर करते हैं। यहाँ पे बार बार कहीं तर्जमा लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर एक दफ़ा आ गया, जवाब मुकम्मल, बात पूरी हो गई। अब वही आयतें लिखें जो आपको सही तरीके से आती हैं। जब ये एंड हो जाए तो फिर ड्रॉ एंडिंग लाइन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी क्वेश्चन। जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया तो एक एंडिंग लाइन देंगे, सवाल नंबर 3 है तो एक एंडिंग लाइन देंगे, फिर सवाल नंबर 4 है तो एक एंडिंग लाइन देंगे, फिर सवाल नंबर 5 है तो एंडिंग लाइन, 6 है तो एंडिंग लाइन। तो इस तरह आप एंडिंग लाइन दे सकते हैं। ये ज़हन नशीन रखिए कि हर शॉट के बाद भी एंडिंग लाइन दी जा सकती है, लेकिन उससे प्रेजेंटेशन तो बेहतर होगी लेकिन वक्त का ज़्या होगा, इसलिए आप लॉन्ग क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये बेहतर रहेगा। ये सजेशन है। बाकी आपकी प्रेजेंटेशन अगर आप पहले से बेहतर कर रहे हैं और वो सही हो पा रही है तो नो प्रॉब्लम, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए कि जब एक क्वेश्चन एंड हो जाए और हमारे पास स्पेस बाकी हो तो फिर हमने सवाल कहाँ से शुरू करना है। हमेशा ये ज़हन नशीन रखिए कि नया सवाल नए सफ़े से, नया सवाल नए सफ़े से, नए पेज से न्यू क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा थी तो आप लिख सकते हो, हाफ पेज है तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि यहाँ पे 2-2 लाइंस लिखी हैं इसलिए स्पेस कम बन गई, ऊपर कम यूज़ हुई, नीचे हमारे पास ज़्यादा है, तो इससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन आप जब आयात के तराजम लिखेंगे तो पूरा पेज आपका भर जाएगा। तो अगले पेज पर आप क्या देंगे, सवाल नंबर 5 की हेडिंग। सवाल नंबर 5 में आपसे कहा जाता है कि मंदरजा झेल हदीस का तर्जुमा और तशरीह तहरीर करें। तो मंदरजा झेल हदीस का तर्जुमा और तशरीह तहरीर करना है तो हेडिंग क्या बनेगी, पहले सवाल नंबर 5 की, और सवाल नंबर 5 की हेडिंग जब आप देंगे तो सवाल नंबर 5 की हेडिंग आप देंगे और उसको भी इसी तरीके से अंडरलाइन कर देंगे, हदीस का तर्जुमा और तशरीह हेडिंग लिखेंगे। मैंने यहाँ पे और कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा कि हदीस का तर्जुमा और तशरीह। आपने यहाँ पे हदीस की अरबी नहीं लिखनी, और यहाँ पर भी जब आप यहाँ होंगे तो यहाँ पर भी कोई आयत नहीं लिखनी, ना उसका इराब लिखना है, वक्त ज़ाया नहीं करना आपने। जैसे आपको कहा जा रहा है टू द पॉइंट फॉलो कीजिए और 100% इसी तरह अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। फिर हमने यहाँ पे तर्जमे की हेडिंग दे दी। तर्जमे में हमने इन्वर्टेड कॉमास में तर्जमा लिखना है, जैसे पीछे आपको टिप्स दी गई हैं वैसे ही। फिर तशरीह की हेडिंग देनी है, फिर इल्म का मफहूम, फिर इसी तरीके से ये दूसरी हदीस के लिए मैंने फॉलो किए ये पॉइंट्स, और इसी तरीके से सब हेडिंग्स, और अगर इनमें आयतें और हदीसें आती हैं तो उनको भी उसी तरीके से तहरीर करना है। फिर हम आते हैं हिस्सा दोम तफसीली जवाबात की तरफ। तफसीली जवाब की तरफ आपको पता है कि 2 सवाल आएंगे जिनमें से एक का तफसीली जवाब तहरीर करना होगा। तो आपने यहाँ हेडिंग देनी है हिस्सा दोम, फिर तफसीली जवाब, और उसके बाद सवाल नंबर 6 कुरान मजीद के फ़ज़ाइल, कुरान मजीद का मफहूम, फिर इसी तरीके से आगे हेडिंग्स। और ये भी जहन नशीन रखिए कि 15 हेडिंग्स हैं तो 15 की 15 लिखने की कोशिश करें। 12 आपने पढ़ी है, आपको इदारे में पढ़ाई गई तो 12 लिखें, और इनमें आयात और हदीस की अरबी और तर्जुमे और साथ रेफरेंसेस ये लाजमी देने की कोशिश करें। और ये जहन नशीन रखिए कि 3 चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में सिखाई हैं बार बार वही हम रिपीट कर रहे हैं, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन और क्वालिटी कंटेंट। उनका ज़्यादा फोकस पूरे पेपर में तो यकीनन होता है, लेकिन ज़्यादा और स्पेशल फोकस कहाँ होता है, हदीस के अंदर और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। यहाँ हमने पेपर प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग और क्वालिटी कंटेंट को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें हमारे नंबर कम भी हो सकते हैं अगर हम प्रेजेंटेशन को फॉलो नहीं करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमी तौर पे आप मुनासिब और अच्छा लिख दें तो नंबर मिल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। तो पेपर प्रेजेंटेशन को आपने सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 में खुसूसन फॉलो करना है। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमारी आज की मालूमात थी, और मज़ीद मालूमात के लिए इस चैनल को देखते रहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।